रूस पर यूक्रेन का मिसाइल से हमला। किरोव में एक मिलिट्री फैक्ट्री पर मिसाइल अटैक। रूस पर यूक्रेन ने मिसाइल हमला किया है। किरोव में एक मिसाइल फैक्ट्री पर अटैक किया है, एक मिलिट्री फैक्ट्री पर मिसाइल अटैक किया और बॉर्डर से 1200 किलोमीटर दूर फ्लेमिंगो मिसाइल से अटैक किया यूक्रेन ने। यह फ्लेमिंगो मिसाइल यूक्रेन की तरफ से जो रूस के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, यह उसको बहुत नुकसान पहुंचा रही है। और रूस की रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक। ट्यूमेन में ऑयल रिफाइनरी टारगेट की गई है। बॉर्डर से 2000 किलोमीटर दूर हमला किया गया है। तो रूस की रिफाइनरी पर यह ड्रोन अटैक किया गया है। तो ड्रोन से बॉर्डर से 2000 किलोमीटर दूर रूस की रिफाइनरी पर यूक्रेन अटैक कर रहा है। समझ रहे हैं आप? अब ऐसा लगता है कि रूस में कहीं भी कोई भी एरिया हो, यूक्रेन वहां तक अपने ड्रोन और अपनी मिसाइल पहुंचा सकता है और यह रूस के लिए बड़ी चिंता वाली बात है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है। देखिए, 3 तस्वीरें आप पहले देखिए। ऑयल रिफाइनरी तबाह हो गई, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट तबाह हो गया, 2000 किलोमीटर दूर ड्रोन से अटैक कर दिया, फ्लेमिंगो मिसाइल से 1200 किलोमीटर दूर अटैक कर दिया। अब ये ट्यूमेन में ड्रोन स्ट्राइक की 3 तस्वीरें हैं और 2000 किलोमीटर दूर तक अगर ड्रोन पहुंच रहा है तो आप समझिए कि क्या हालत है यहां पर इस वक्त। इस बीच बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक से कीव में कोहराम मच गया। कीव में सीरियल धमाकों से तबाही मचा दी है रूस ने। विस्फोट के बाद गोदाम में लगी आग। उधर रूस का स्कैनर मिसाइल से अटैक। क्रामाटोर्स्क पर स्कैनर मिसाइल से हमला। मिसाइल अटैक के वीडियो में देखी तबाही। और यूक्रेन की सैन्य साइट पर स्ट्राइक। रूस की एयरबोर्न फोर्स ने दागे गाइडेड बॉम्ब। भीषण बमबारी से यूक्रेन की सैन्य पोस्ट तबाह। और बलोचिस्तान बना मुनीर सेना की कब्रगाह। आईडी ब्लास्ट से एक और सैन्य काफिले पर हमला किया है बलोचिस्तान में लड़ाकों ने। पाकिस्तान की सेना की पेट्रोलिंग टीम ध्वस्त। और बलोचिस्तान में बीएलए का एक और हमला। मुनीर सेना की पेट्रोलिंग टीम पर अटैक। 12 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया है। ये देखिए, बीएलए बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक और अटैक किया है, वहां पर आईडी ब्लास्ट किया है और कैसे 12 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इस वीडियो में ये आप तस्वीर में देख सकते हैं और ये दावा किया गया है कि 12 सैनिकों की मौत हुई है इस हमले में। तो 2 तस्वीर आपको दिखाते हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं बाइक से जो लोग जा रहे हैं उनको कैसे यहां पर निशाना बनाया है बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, और दूसरी तरफ देखिए एक गाड़ी जो आ रही है उस पर भी घात लगाकर हमला किया है यहां। उधर एक और बड़ी खबर। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस में हादसा हुआ है। पावर बैंक में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग और धुएं से कैबिन में अफरा तफरी मच गई है। वॉर फ्रंट फिटनेस चैनल ने यह वीडियो जारी किया है। तो वैसे भी आप जानते हैं कि जब हम लोग एयरलाइंस में सफ़र करते हैं तो हमें ये कहा जाता है एयरलाइंस की तरफ से, फ्लाइट में जब सफ़र करते हैं कि भाई आप अपना पावर बैंक चेक इन में मत डालिए, आप अपने साथ ले जा सकते हैं। और उसके बाद अब वो भी देखिए एक बैग में था जहां हैंड लगेज में, वहां भी उसमें ब्लास्ट हो गया और आग लग गई। तस्वीरें देखिए, ये चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस। ईरान की पोर्ट सिटी में धमाके हुए, एक रिपोर्ट कह रही है। बंदर अब्बास में जोरदार विस्फोट हुआ है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में शिप के पास धमाका हुआ है। धमाके पर द क्राइसिस वॉच की रिपोर्ट। अमेरिकी सीज फायर के बाद यह धमाका हुआ है। तो आपको दिखाते हैं और कुछ खबरें ऐसी से जुड़ी। हूती के मिसाइल लॉन्चर टारगेट। दक्षिण यमन के अद डाली में विस्फोट हुआ है। उत्तरी यमन के अल जौफ में भीषण संघर्ष चल रहा है।
यमन बॉर्डर की ओर सऊदी की सैन्य मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो क्या अरब में एक और रीजनल वॉर शुरू होने जा रही है? क्या अरब में एक बार फिर से हम यहां पर सऊदी वर्सेस हूती देखने जा रहे हैं? देखिए, इसी से जुड़ी बड़ी खबर है। हूती पर बहुत बड़े हमलों की तैयारी में है सऊदी अरब। यमन बॉर्डर की ओर बढ़ी है सैन्य मूवमेंट। मारिब और अल जौफ की ओर सऊदी की फोर्स रवाना की गई है। होइदे-दा और सना में जमीनी हमलों की तैयारी है। इजराइल से जुड़े एक्स हैंडल पर यह दावा किया गया है। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं, जब सऊदी की सेना यमन बॉर्डर की ओर कूच कर रही थी। और देखिए, उनके मिलिट्री वाहन, उनके टैंक्स, उनके बख्तरबंद गाड़ियां, ये सब उधर जाती हुई। और यमन में लगातार दूसरे दिन सऊदी अरब की एयर स्ट्राइक। रॉयल सऊदी एयरफोर्स ने हूती के ठिकानों को दहलाया। दक्षिण यमन में हूती के मिसाइल लॉन्चर टारगेट किए गए। हमलों में हूती के वेपन स्टोरेज को तबाह किया गया है। ओपन सोर्स इंटेल का यह बड़ा दावा है। और सऊदी के हमलों से कांपा है दक्षिण यमन का अद डाली। हूती के ठिकानों पर भीषण बमबारी की गई। विस्फोट में हूती से जुड़ी कई इमारतें तबाह की हो गई। सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल ने सऊदी का सपोर्ट किया। काउंटर इंटेलिजेंस ग्लोबल का दावा। और सऊदी यमन बॉर्डर पर तेज हुई जंग। उत्तरी यमन के अल जौफ में भीषण संघर्ष। हूती और अल जुएद लड़ाके आमने सामने। होदेदा पर हमलों के बाद कई वॉर फ्रंट खुल गए। तो अब इसी से जुड़े हुए कुछ सवाल आपके सामने रखता हूं और फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगा। पहला सवाल तो यही कि क्या सऊदी और हूती का संघर्ष अब रीजनल वॉर में बदलेगा? दूसरा, क्या हूती ईरान के कहने पर सऊदी पर हमले कर रहा है? क्या हूती के खिलाफ सऊदी अरब के साथ इजराइल खुलकर आएगा? और क्या सऊदी पर हूती के हमलों में खाड़ी के देश एक साथ ईरान पर हमला करेंगे? जनरल सुधाकर, पहला सवाल तो आपसे ही है। क्या आपको लगता है कि इन हमलों को आइसोलेशन में देखा जाना चाहिए, हूती और सऊदी में जो हो रहा है, या ये जो अरब में, वेस्ट एशिया में ईरान वर्सेस इजराइल वर्सेस अमेरिका जो चल रहा है, उसी की एक क्रोनोलॉजी में ये अटैक्स भी हैं और ये कहीं ना कहीं इसका उनसे लिंक जुड़ा हुआ है? ये गौरव, सबसे पहले आपको नमस्कार, तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आपने आपके शो के लिए इनवाइट किया और मेरे डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट साहब को बधाई और शुभकामनाएं। आपके दर्शकों को भी शुभकामनाएं। जहां तक आपकी सवाल है, मेरे विचार के मुताबिक ये एक ही लड़ाई है, लेकिन ये अलग अलग ज्योग्राफी की वजह से, ये डिस्टेंस होने के नाते, ये करीब 2000 से 2200 किलोमीटर दूरी ईरान बॉर्डर से लेके अगर यमन के आखिरी किनारे तक आप देखते हैं, ये करीब 2000 से ज़्यादा होगा डिस्टेंस। तो ये ज्योग्राफी की वजह से इसको अलग कहा जा सकता है, लेकिन मेरे विचार के मुताबिक ये वेस्ट एशिया का एक हिस्सा है और ये लड़ाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे बदल मांदेब का जो जहाँ पे अभी उन्होंने चोक पॉइंट की तरह ऑक्यूपाई कर लिया है, और वहाँ से भी कुछ दिन पहले याम्बू पोर्ट, जो कि सऊदी अरेबिया का याम्बू पोर्ट है, 900 किलोमीटर दूर रेड सी में, उसके ऊपर भी हमला किया था। सो इसी तरह आप इसको कह सकते हैं कि जो पहले लड़ाई 2000 बाई 2200 किलोमीटर एक एरिया में था, अभी वो बढ़ के करीब 5000 बाई 3000 किलोमीटर हो चुका है। धीरे धीरे ये बढ़ती जाएगी, ये कम नहीं होगी आने वाले समय में, जब तक यूएसए रिस्ट्रेंट नहीं दिखाता है, जब तक यूएसए अपना लड़ाई को कम नहीं करता। बैक टू यू प्लीज। ठीक है, तो रिस्ट्रेंट दिखाने की बात है, कम करने की बात है, तो 2 दिन से तो कुछ ऐसा दिखा है, लेकिन इसके पीछे क्या कि यूएस की कोई चाल है या इसकी कोई स्ट्रैटेजी है, या वाकई इन नेचुरल वे ये सब कुछ हो रहा है? इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन इसी बीच कुछ और बड़ी खबरें। सऊदी अरब के जिजान और यानबू में बड़ा हमला, जिसका जिक्र अभी जनरल सुधाकर कर रहे थे। हूती ने बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया है। अरामको के ऑयल टर्मिनल पर हमला किया गया है। सऊदी के हमलों पर हूती का विध्वंसक जवाब। हूती के प्रवक्ता याह्या सारी ने बड़ा दावा किया है। तो सऊदी अरब की अरामको ऑयल कंपनी पर बड़ा हमला किया गया है। अरामको के ऑयल टर्मिनल पर दागी गई है मिसाइल। हूती ने 5 बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया है। हमलों से अरामको की फैसिलिटी में भीषण आग लग गई। ओपन सोर्स इंटेल का यह बड़ा दावा है। देखिए, अरामको सऊदी की तो सबसे बड़ी तेल कंपनी है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में से एक है, और यहां पर हूती ने बड़ा हमला किया है।
तो सऊदी वर्सेस हुती भीषण जंग। यमन में लगातार दूसरे दिन सऊदी अरब की एयर स्ट्राइक। रॉयल सऊदी एयरफोर्स ने हुती के ठिकानों को दहलाया। दक्षिण यमन के अद डाली में हुती के मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए। अल जौफ में हुती और अल जुवैद लड़ाके आमने सामने। जिजान और यानबू में अरामको के ऑयल टर्मिनल पर हमला किया गया। हुती ने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से अटैक किया है। अब मैं यहां पर जाऊंगा, हमारे साथ जो ऑगस्टिन जी जुड़े हुए हैं। ऑगस्टिन जी, क्या आपको लगता है कि ये जो अटैक्स हैं इनसे हुती को कंटेन कर पाएगा सऊदी अरब, या यहां पे भी अमेरिका या इजराइल को मदद करने आना पड़ेगा, और फिर इस वॉर को आगे कैसे दे जाते देखते हैं आप? धन्यवाद गौरव जी। फटाफट से मैं जो फर्क है, हमारे जो दर्शक हैं उनको जो यमन के अंदर के जो 2 या 2.5 फैक्शन का फर्क समझना बहुत जरूरी है। जिसको हम हुती कहते हैं वो एक्चुअली पहला फैक्शन है जिसको उस इलाके में अंसरुल्लाह के नाम से जाना जाता है। ये एक शिया ज़ैदी मूवमेंट है। तो इनको सपोर्ट है ईरान की तरफ से, और यमन का कैपिटल सना पर इनका कब्जा है, काफी समय से इनका कब्जा है। तो हुती को जो पॉलिटिकल ही नहीं मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी आ रहा है ईरान की तरफ से। ड्रोन हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो, एंटी शिप मिसाइल हो। आपने देखा होगा चंद दिन पहले हमने डिस्कस भी किया इसके बारे में, जो बाबल मंडेब जिसका जनरल साहब जिक्र कर रहे थे, उस एरिया में जो शिप्स के ऊपर जो अटैक हुए, ये सारी चीजें जो है पहला फैक्शन जो अंसरुल्लाह फैक्शन करता है। इन्हीं के अंदर, यमन के अंदर भी आपने जिसका जिक्र किया, साउथ ट्रांजिशनल काउंसिल यानी एसटीसी का एक फैक्शन है। और एसटीसी का फैक्शन जो है ये इनको यूएई का सपोर्ट मिलता है। तो आप समझ लीजिएगा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। और कॉम्प्लिकेशन में एक और गुड्डी में अगर लगाऊं, सऊदी और यूएई एक ही कोएलिशन के हिस्सा हैं, सिवाय इस इलाके में, क्योंकि यूएई चाहता है कि जो एसटीसी है उनका अलग एक जमीन हो या फिर अलग एक छोटा सा इलाका हो, जबकि सऊदी चाहता है कि यमन जो है एक कंप्लीट बटे नहीं। तो इसमें इनफैक्ट मैं दर्शकों से कहूंगा कि नेटफ्लिक्स में इसका एक छोटा सा एक डॉक्यूमेंट्री भी है, जाकर के देखें। ये यूएई और सऊदी आमने सामने आ गए थे, लड़ भी गए थे इस बात से। तो ये है सबसे इंटरेस्टिंग बात। बॉटम लाइन ये है कि यमन का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक सिविल वॉर नहीं है, ये ईरान वर्सेस सऊदी वर्सेस रीजनल राइवलरी जिसमें यूएई का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। ठीक है। इस खिचड़ी को समझने के लिए इंटरनेशनल रिलेशन को समझना बहुत जरूरी है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, और इसका सोल्यूशन, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन गौरव जी, मुझे नहीं दिख रहा है। अनलेस ये सब अपना अपना क्या बोलते हैं हथियार डाल दें और शांति की ओर आए, इसके अलावा कोई और सोल्यूशन आपने बड़ी बात कही। लेकिन देखिए, अब जो हम बात करने वाले हैं इसी से आगे आप जोड़ते हुए, इसी कड़ी में आगे जोड़ते हुए, जो बड़ी वॉर है, जो बड़ी पिक्चर है इस वक्त अरब की, वेस्ट एशिया की, उसमें बात करेंगे। जरा ब्रांडिंग यहाँ पर चेंज होगी। हॉर्मुज में तूफान, देखिए यही चल रहा है इस वक्त अरब में, और उसी से जुड़ा हुआ हुती का ये मसला भी आप थोड़ा बहुत जोड़ सकते हैं। ट्रंप का क्या न्यूक्लियर प्लान है, इस पर बात करेंगे। आइए जरा इससे जुड़ी खबरें दिखाते हैं। पश्चिम एशिया में बहुत बड़ी जंग की तैयारी है। अमेरिका ने 90 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर तैनात किए हैं। अब अमेरिका ने नुमाइश के लिए तो ये टैंकर यहां तैनात किए नहीं होंगे। क्या मकसद है अमेरिका का यहां 90 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर तैनात करने का? इजराइल के एयरबेस में अमेरिका ने तैनाती की है। फाइटर जेट, एयर डिफेंस, इंटरसेप्टर का डिप्लॉयमेंट भी बढ़ा दिया है। द करंट रिपोर्ट का यह बड़ा दावा है। और ईरान के यूरेनियम को कब्जे में लेगा अमेरिका, यह जानकारी आ रही है। न्यूक्लियर ठिकानों पर जमीनी हमलों की तैयारी की जा रही है। न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर सकते हैं हजारों सैनिक। ईरान में होगा मिलिट्री इतिहास का सबसे एडवांस्ड ऑपरेशन। द न्यूयॉर्क पोस्ट के हवाले से आरटी का बड़ा दावा। और ईरान में न्यूक्लियर ऑप्शन के प्लान में अमेरिका, बातचीत नाकाम हुई तो वह यूरेनियम ठिकानों पर हमला कर सकता है। बड़ी खबर है, न्यूक्लियर ऑप्शन यानी परमाणु हमला। संवर्धित यूरेनियम को कब्जे में लेगी स्पेशल फोर्स। मिशन में ग्राउंड फोर्स के साथ इंजीनियर भी होंगे शामिल। द न्यूयॉर्क पोस्ट का बड़ा दावा। तो ईरान में अमेरिका का न्यूक्लियर ऑप्शन देखिए। ईरान के संवर्धित यूरेनियम को कब्जे में लेगा अमेरिका। ईरान में हो सकता है सबसे एडवांस ग्राउंड ऑपरेशन।
पिकेक्स माउंटेन की न्यूक्लियर साइट पर हमलों की तैयारी है। न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर सकते हैं हजारों सैनिक। मिशन में ग्राउंड फोर्स के साथ ट्रेन्ड इंजीनियर भी शामिल होंगे। पिकेक्स में 450 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम और सेंट्रीफ्यूज होने का अनुमान है। परमाणु बम बना सकता है नया ईरानी नेतृत्व, यह जानकारी भी आ रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में दावा किया गया है परमाणु हथियार बनाने के पक्ष में नया ईरानी नेतृत्व। परमाणु नीति में बड़ा बदलाव कर सकता है ईरान। तो अब सवाल यह है जॉन सुधाकर, एक तरफ एक रिपोर्ट कह रही है कि भाई रिफ्यूलिंग टैंकर्स की इजराइल में तैनाती कर दी गई है, जमीनी अटैक की तैयारी में है, अमेरिका यूरेनियम अपने कब्जे में कर सकता है, और दूसरी तरफ खबर यह भी है कि ईरान का नया नेतृत्व भी कह रहा है कि यूरेनियम को इतना एनरिच करो कि हम परमाणु बम बना लें। तो फिर आपको क्या लगता है, जो अभी 1-2 दिन से जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि ये हमले रुके हुए हैं, ये केवल और केवल रेइंफोर्समेंट के लिए हैं या वाकई कुछ यहां पर है कुछ? देखिए गौरव, मेरे विचार के मुताबिक ये जो लड़ाई है ये एक टेम्पररी पॉज हो रहा है कंसोलिडेशन के लिए, और अमेरिका क्योंकि इसके ऊपर डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी और कांग्रेस जो सेनेट का क्वेश्चनिंग होता है, इसमें काफ़ी दबाव पीठ हेक्सेत के ऊपर और काफ़ी सारे नुमाइंदे, उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उसके ऊपर भी काफ़ी दबाव, सवाल जवाब से अंदाज लगाया जा सकता है। सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ अमेरिका के लिए आज के दिन है कि इसका जो स्टॉक पाइल है, हर एक देश का आर्म फोर्सेस की जो रिजर्व एम्यूनिशन होता है उसको स्टॉक पाइल कहते हैं। ये स्टॉक पाइल उसका अलग अलग लेवल और लेयर पे किया जाता है। एक फ्रंट लाइन होता है और वहाँ से कुछ दूरी पे इंटरमीडिएट लेवल पे कुछ स्टॉक पाइल रखा जाता है, और वहाँ से एक हेडक्वार्टर के पास, जैसे ये जो सेंट्रल कमांड कहते हैं, ये फ्लोरिडा में है और ये मदर बेस, लेकिन इसी का एक टैक्टिकल हेडक्वार्टर, एडवांस हेडक्वार्टर जो है वो आगे है आपका कतार में। तो वहाँ से वो लड़ाई कर रहे हैं। वो स्टॉक पाइल एक मदर बेस से लेके 7 दिन लगता है जहाज़ को आने में, और ये जो मिडिल ईस्ट में उनका स्टॉक पाइल है, यहाँ पे मेरे अंदाज के मुताबिक ये 1/3 से कम होने लगा, जबकि उनका होना चाहिए स्टॉक पाइल हमेशा 65 to 75% कम से कम। तो रिड्यूस्ड स्टॉक पाइल के वजह से ये हमला को आगे, एक तरफ ये डिडक्शन आ रहा, आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसा एक बाइंड में फंस गए हैं, ना वो पीछे जा सकते हैं ना वो आगे बढ़ सकते हैं। तो बीच में ऐसा फंस गए, उनको कोई डिग्निफाइड ऑनरेबल एग्जिट, जिसको ऑफ रैम्प कहते हैं, वहां से निकलने के लिए कोई ऑफ रैम्प नहीं मिल रहा है। और एरियल बोम्बार्डमेंट से अभी तक कोई भी युद्ध, आप अगर देखेंगे सर्बिया को छोड़ के या एक आधा उदाहरण को छोड़ के, आप उसको जीत नहीं कह सकते जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होता है। बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए मेरे विचार के मुताबिक ये तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है वो छोटा मोटा करे बूट्स ऑन ग्राउंड का, लेकिन ज्यादा गहरा पेनिट्रेशन नहीं कर, ज्यादा गहरा पेनिट्रेशन नहीं करेंगे जैसा कि आप कह रहे हैं। लेकिन देखना है कि अमेरिका क्या प्लान कर रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, ईरान के एटॉमिक वेपन पश्चिम एशिया के लिए खतरा है। ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर ट्रंप का यह बड़ा दावा है। ईरान में एटॉमिक वेपन होते तो पश्चिम एशिया नहीं होता, ईरान पूरे पश्चिम एशिया को खत्म कर देता, यह ट्रंप ने दावा किया है। और ईरान पर नए हमले की तैयारी कर रहे हैं ट्रंप, यह कह रही रिपोर्ट। हमला रोकने का मकसद बड़े ऑपरेशन की तैयारी है, बड़े हमले के लिए हथियार इकट्ठा कर रही है अमेरिकी सेना, यह रिपोर्ट कह रही है। और ईरान के साथ समझौता ना होने पर यह आखिरी विकल्प होगा, ईरानी अधिकारी के हवाले से एक्सियोस की यह खबर है। तो नए हमले की तैयारी में अमेरिका, बड़े हमले की तैयारी के लिए रोका गया मौजूदा ऑपरेशन, यह रिपोर्ट कह रही है। ईरान पर पूरी ताकत से हमले के लिए नई रणनीति तैयार, हथियार जमा करने और सेना को तैयार करने के लिए रोका ऑपरेशन। 1 हफ्ते के अंदर समझौते पर बात नहीं बनी तो हमला होगा। समझौते पर बातचीत के लिए ओमान का प्रतिनिधिमंडल तेहरान पहुंचा। एक और बड़ी खबर, हथियारों की कमी की वजह से ट्रंप ने हमला रोका, यह रिपोर्ट कह रही है। ईरान पर हमले के लिए नहीं बची पेट्रियट मिसाइलें, हथियारों की कमी पर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। 1200 पेट्रियट इस्तेमाल कर चुकी है यूएस फोर्स।
तो हथियारों की कमी, ट्रंप ने रोका हमला। ईरान पर अचानक हमला रोकने के पीछे की वजह हथियारों की कमी है, यह रिपोर्ट कह रही है। पेट्रियट और दूसरे एयर डिफेंस म्यूनिशन की कमी झेल रही अमेरिकी फोर्स। ईरान से जंग में अब तक 1200 पेट्रियट मिसाइलों का स्टॉक खत्म हो गया है। 4800 मिलियन डॉलर की पेट्रियट का इस्तेमाल यूएस फोर्स कर चुकी है। स्टॉक में अब 1200 के करीब पेट्रियट बचे होने की खबरें हैं। अमेरिका में हर महीने सिर्फ 20 पेट्रियट मिसाइलें बन रही हैं। पुराने स्टॉक को पूरा करने में ही करीब 60 महीने लग सकते हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स, होमूज लेटर, सीएनएन, इन सब की क्यूमुलेटिव रिपोर्ट है। लेकिन ग्रुप कैप्टन ऑगस्टीन, आपको लगता है कि वाकई यही एक रीजन है या फिर ये एक आई वॉश है? क्या आपको लगता है वाकई अमेरिका जैसा देश इतना इल प्रिपेयर्ड है कि उसने 12 दिन या 10 दिन हमला किया और कहा भाई हमारा स्टॉक खत्म हो गया, हम फिर से पहले बनाएंगे मिसाइल और फिर मारेंगे? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। मैं आपको बताता हूँ, कल भी मैं किसी से ये बात कर रहा था। ये बात सच है कि पेट्रियट मिसाइल जो है इसकी खपत मैक्सिमम इस इलाके में नहीं हुआ है, वो यूक्रेन वॉर में हुआ है और ज़ेलेंस्की साहब ने दबा के पेट्रियट मिसाइल मारा है। लेकिन मेरे सोर्सेज ये कहते हैं, जो यूएस सोर्सेज ये कहते हैं, पेट्रियट मिसाइल की जो प्रोडक्शन है वो 10 गुना बढ़ चुका है जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है। वो धनाधन पेट्रियट मिसाइल निकाल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पेट्रियट मिसाइल में है क्या, एक मोटर है जो इनके पास रॉकेट और इन सब चीजों। मैं पेट्रियट मिसाइल से पहले ये जानना चाहूंगा कि फिर अभी जो हमले रोके गए अमेरिका की तरफ से, उसका मकसद क्या है? बिल्कुल, वो मकसद जो है, आपने जो जनरल साहब से जो सवाल पूछा है उस पे है। देखिए, जो 90 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर क्यों तैनात किए गए, ये असली स्टोरी ऑफ लॉजिस्टिक्स है। और जो F-35 टेक ऑफ करेंगे और हर जो इलाके से इंक्लूडिंग यूरोप, इन सबको एरियल रिफ्यूलिंग करके जो सबसे बड़ा जो अटैक और ग्राउंड ऑपरेशन जो 450 किलो एनरिच्ड यूरेनियम है, इसको निकालने के लिए जो मुहिम चलेगी, उसके ऊपर जो ये लोग मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, उसका एक हिस्सा है। पेट्रियट मिसाइल की कमी अमेरिका के पास बिल्कुल ही नहीं है। इनफैक्ट उनकी जो एयर डिफेंस बाकी जगहों में है, जैसे आप दीगो गार्सिया ले लीजिए, जापान ले लीजिए। तो फिर ऑगस्टिन सर, दैट मींस अगर आपके हिसाब से जाएं तो ये अमेरिका एक बहुत बड़ा हमला करने वाला है ईरान पर? कर सकता है, क्योंकि अभी तक इनके एरियल बम्बार्डमेंट ने कोई रिजल्ट इनको दिया नहीं है। जैसे जनरल साहब कह रहे थे, असली वॉर जो है बूट्स ऑन द ग्राउंड ही करता है। आप एरियल बम्बार्डमेंट करते जाइए, आपको जिसको कहते हैं ना वॉर। अच्छा देखिए, अब आप जो कह रहे हैं उसी से जुड़ी अगली खबर हमारे प्रोड्यूसर ने हमसे कहा है, हमारे प्रोड्यूसर सचिन कह रहे हैं कि अगली खबर इसी से जुड़ी हुई है, तो पहले आप वो दिखा दीजिए, फिर आते हैं इधर। तो सर वो खबर दिखा देते हैं, फिर आपके पास आते हैं। ईरान पर हमले की तैयारी में इजरायली रिपोर्ट कह रही है, शुक्रवार को ईरान पर होने वाला था बड़ा अटैक। इजरायली डिफेंस फोर्स ने रिटेलिएटरी अटैक की तैयारी की थी। ट्रंप ने आखिरी मौके पर हमला रोकने को कहा, यानी बूट्स ऑन ग्राउंड की तैयारी थी यहां पर, लेकिन अंत समय में, आखिरी समय में ट्रंप ने रोक दिया। इजरायली सूत्रों के हवाले से एक्सियोस की रिपोर्ट है। और अगले हफ्ते अमेरिका में ट्रंप से मिलेंगे नेतन्याहू, तो क्या वहां पर तैयारी होगी, वहां पर फैसला लिया जाएगा कि बूट्स ऑन ग्राउंड को भेजना है कि नहीं। सोमवार को वॉशिंगटन के लिए रवाना होंगे नेतन्याहू। मंगलवार को व्हाइट हाउस में एक बड़ी मुलाकात होगी। पिछली बार हमलों से पहले मिले थे दोनों नेता। नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात के बाद ईरान पर बड़े हमले की आशंका है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, फिर जाते हैं ग्रुप कैप्टन ऑगस्टिन के पास। ईरान को ट्रंप की सबसे बड़ी वार्निंग। ईरान पर तनी हुई है अमेरिका की बंदूकें। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका तैयार है, गुफाओं में छिपने को मजबूर होगा ईरान, ये ट्रंप कह रहे हैं। ईरान से गंभीरता से बात कर रहा है अमेरिका, ये ट्रंप ने कहा है। तो ये देखिए, हम उनका सवाल जवाब भी दिखा रहे हैं यहाँ पर। एक बार सवाल जवाब और एम्बियंस हो तो दिखा दीजिए पीछे, फिर जाते हैं अपने एक्सपर्ट के पास। तो ग्रुप कैप्टन ऑगस्टिन, आपसे ही सवाल है, आपको बीच में रोका था। यहाँ देखिए, हम दिखा रहे हैं कि इजराइल ने तैयारी कर ली थी, ट्रंप ने लास्ट मोमेंट पर रोक दिया। अब नेतन्याहू ट्रंप से मिलने जा रहे हैं और यहाँ पर ट्रंप का बयान अगर उन सारे डॉट्स कनेक्ट करें तो वो कह रहे हैं कि हाँ, वो गुफाओं में कहीं ना छिप जाएं क्योंकि हमारे पास तो हमले की तैयारी है। तो ट्रंप हालांकि हर बार लास्ट मोमेंट पर रोकते हैं, लेकिन कभी तो भेड़िया आ जाएगा सर। बिल्कुल गौरव जी, आपको उस लास्ट बाइट को जरूर सुनना चाहिए। उन्होंने बोला
कि दे हैव केव्स वेरी डीप इन द ग्राउंड। इसका ये मतलब है उस डीप केव के अंदर ये अभी तक पहुंच नहीं पाए, इनका एरियल अटैक नाकाम रहा है। रीड बिटवीन द लाइंस, रीड माय लिप्स, पहली बात। और दूसरी बात, ईरान के जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं, ये सब बंदूक लिए चल रहे हैं, ये मैं सुन रहा हूं। इनफैक्ट ईरान ये भी सुनने में आया है बच्चों को भी ट्रेनिंग दे रहा है बंदूक चलाने के लिए। दैट मीन्स दे आर प्रिपेयर्ड फॉर अ ग्राउंड ऑफेंसिव। ये लोग शोर में भी, कासम आइलैंड में भी, सी शोर में भी लगे हुए हैं। तो ईरान के जो बच्चा जो है अपना एक एक इंच जमीन इनके हाथों जाने नहीं देने वाला है। तो इट इज गोइंग टू बी अ ब्लडी वॉर, गौरव। और ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता, लेकिन उस तरफ जाता हुआ मुझे नजर आ रहा है, गौरव। बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक तरफ जो बड़ी वॉर चल भी रही है उस तरफ अब चलेंगे, उस तरफ का रुख करेंगे। दिखाइए जरा, यहाँ पर पीछे बिग वॉल पर ब्रांडिंग चेंज होगी। आप उसके बाद जाएंगे अपने एक्सपर्ट्स के पास, क्योंकि देखिए यहाँ पर अभी हम बात कर रहे थे किस तरह से अरब में वॉर चल रही है, लेकिन एक वॉर जो वहाँ यूरोप के मुहाने पर है, एक वॉर अरब में है। वो दोनों लिंकअप होती दिख रही हैं, आप वो दोनों यहाँ पर दिख रही हैं। कैसे, वो दिखाइए जरा। यहाँ पर ईरान अमेरिका जंग में यूक्रेन की एंट्री हो गई है। यूक्रेन ने ईरान के शिप पर हमला किया है। कैस्पियन सागर में ईरानी शिप पर ड्रोन अटैक। यूक्रेन का दावा, रूस से ईरान भेजे जा रहे थे हथियार। और यूक्रेन के ड्रोन हमले से भड़का ईरान। ईरान ने कहा हमले का करारा जवाब देंगे। ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची की चेतावनी, यूक्रेन के हमले का उचित जवाब देंगे। ईरान ने यूक्रेन के डिप्लोमेट को तलब किया है। और यूक्रेन से बदला लेने की तैयारी में ईरान। यूक्रेन फिर मिसाइल हमले की तैयारी में। IRGC खुर्रमशेर मिसाइल से यूक्रेन पर हमला कर सकता है ईरान। ईरानी तैयारी पर द क्राइसिस वॉच की रिपोर्ट। तो यूक्रेन से बदला लेगा क्या ईरान? एक तरफ पहले ही ऑलरेडी वॉर में उलझा हुआ है कि अब यूक्रेन तक जाएगा। कैस्पियन सागर में यूक्रेन के हमले से गुस्से में है ईरान। ईरानी शिप पर हमले का बदला लेने की तैयारी है। ईरान से 2000 किलोमीटर दूर कीव पर हमले की तैयारी। खुर्रमशेर और सेजिल मिसाइलों से हमला कर सकता है ईरान। ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ने यूक्रेन को चेतावनी दी है। ईरानी शिप हमले का उचित जवाब देंगे, यह कहा है अराक्ची ने। अब जनरल सुधाकर, एक सवाल आपसे जल्दी से इसी पर, क्या आपको लगता है कि यूक्रेन से भी इस वॉर में या इस तरह के स्कर्मिश में उलझेगा ईरान? बहुत संभव है, मेरे विचार के मुताबिक ज़रूर संभव है, क्योंकि आप अगर कंप्लीट पिक्चर को होलिस्टिकली देखते हैं, कॉम्प्रिहेंसिवली, तो आप इस कंक्लूजन में आएंगे कि जो लड़ाई रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रही है उसमें यूक्रेन एक प्रॉक्सी है और इसको सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका और नेटो कंट्रीज। तो जिसके वजह से वो लड़ाई खिंचती जा रही है। 4 साल से ज़्यादा, अभी 5 साल होने जा रहा है। तो इसीलिए ये रशिया का जो सपोर्ट है वो खुलेआम पहले भी बोलता था, अभी भी कह रहा है, वो कह रहा है आगे भी। ईरान को वो सपोर्ट हर हालत में, ना केवल मिलिट्री इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस डाटा जो है वो देंगे, बल्कि उनका Su-35 का ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका है और अगले चंद एक महीनों के अंदर लैंड होने जा रहा है। प्लस एक कमांड, एरियल कमांड एयरक्राफ्ट आता है, जो कि आमतौर पे जब बुट्स ऑन ग्राउंड यानी कि ग्राउंड ऑफेंसिव के दौरान या न्यूक्लियर लड़ाई अगर भगवान ना करे अगर हो जाता है, ऐसा हालत में एरियल कमांड पोस्ट होता है। वो एक हवाई जहाज ऑलरेडी आके पहुंच चुका है। तो रशिया एक तरफ ये ईरान को सपोर्ट करते जा रहा है इस लड़ाई में, जैसे अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ईरान को अगर स्टडी करेंगे ज्योग्राफी में, इसका फ्रंटेजेस कोई एक जगह है जो अनकवर्ड था अमेरिका और इजराइल के तरफ से, वो है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी के जरिए से उनका सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन खुला था रशिया के साथ,
और नॉर्थ ऑफ कैस्पियन सी। ये करीब आप 2000 कह रहे हैं, एक्चुअली 1500 से 1800 किलोमीटर है। इसमें उनका तेल या मिलिट्री हार्डवेयर या उनका पर्सनल गन पाउडर, मतलब ड्यूअल यूज आइटम्स आ रहे थे। दूसरा है ट्रेन लाइन। ट्रेन लाइन है तेहरान से लेके बीजिंग तक खिंचता है। ये करीब 10,400 किलोमीटर 14 दिन में कवर करते हैं। ये अभी तक इसके बारे में कोई सोचा नहीं है, कोई चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। तो ये दो फ्रंट है। अगर ये किसी भी तरह, चाहे यूक्रेन के जरिए से हो या दूसरा कोई जो लाइक माइंडेड सपोर्टिंग कंट्री हो, यूएसए का, ठीक है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, उससे अगर कवर कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेन लाइन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक होके जाता है, तो ये काफी संभव है। मैं कह रहा हूं ये मुमकिन है, क्योंकि अमेरिका को एक ही रिक्वायरमेंट है, वो है किस तरह यहां से सक्सेस अचीव करे। चलिए, आप जो कह रहे हैं देखना होगा, लेकिन इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जारी है अमेरिकी नाकाबंदी। बड़ी खबर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी अभी भी जारी है। नियमों का उल्लंघन करने पर 2 जहाजों को रोका गया है। ओमान की खाड़ी में मोजाम्बिक के MT-11 जहाज को रोका। ईरान जा रहे 12 कमर्शियल जहाजों का रास्ता बदला। सेंटकॉम ने वीडियो जारी करके यह दावा किया है। और हॉर्मुज में IRGC का बड़ा एक्शन। 24 घंटे में 4 जहाजों पर हमले हुए हैं। ओमान के तट पर IRGC ने की फायरिंग। हॉर्मुज के दक्षिणी रूट से जा रहे थे जहाज। अल जजीरा का बड़ा दावा। तो देखिए, आइए बिग वॉल पर दिखाते हैं हॉर्मुज में ईरान वर्सेस अमेरिका कैसे। IRGC ने 4 कमर्शियल जहाजों पर हमले किए हैं। 4 कमर्शियल जहाजों पर। ओमान के तट पर IRGC ने भीषण फायरिंग की है। हॉर्मुज के दक्षिण रूट से जा रहे जहाजों को लौटाया है। सिर्फ तेहरान से तय रास्तों से शिपिंग की इजाजत है, IRGC ने कहा है। ओमान की खाड़ी में सेंटकॉम की भी नाकाबंदी जारी है। ईरान जा रहे 12 कमर्शियल जहाजों का रास्ता बदला गया है। तो ये देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से IRGC ने यहां प्रपोज लाइन ऑफ कंट्रोल दिया है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप देख रहे हैं, जो लगातार हम दिखाते हैं, और यहां पर IRGC चाह रहा है कि पूरी उसकी ही चीजें यहां पर चलें। लेकिन इसी बीच ईरान में बड़ी जंग की तैयारी है। ईरान में बच्चों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। असॉल्ट राइफल चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है IRGC। वॉर सपोर्ट एक्टिविटी में भाग लेने की उम्र को 12 साल तक घटा दिया गया है। ईरान इंटरनेशनल का यह बड़ा दावा है, यानी 12 साल के ऊपर के सभी बच्चों को अब गन चलाने की ट्रेनिंग ईरान में दी जा रही है। उधर समुद्री तटों पर गश्त कर रहे हैं ईरानी लोग। अमेरिका के जमीनी हमलों की आशंका में तटों की निगरानी। AK-47 राइफल से लैस लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जंग में नागरिकों का इस्तेमाल करने की तैयारी है। द क्लैश रिपोर्ट का बड़ा दावा। तो ईरान ने समुद्री गश्त बढ़ा दी है। फारस की खाड़ी में तटों पर गश्त कर रहे हैं ईरान के लोग। हॉर्मुज से सटे इलाकों में AK-47 राइफलों से लैस लोग कर रहे हैं पेट्रोलिंग। अमेरिका की जमीनी हमलों की आशंका में तटों की निगरानी बढ़ाई गई। आम लोगों को वेपन ट्रेनिंग देकर गश्त करा रहा है IRGC, रिपोर्ट कह रही है। ईरान में बच्चों को दी जा रही है हथियार चलाने की ट्रेनिंग। IRGC ने वॉर सपोर्ट एक्टिविटी में भाग लेने की उम्र 12 साल कर दी है। यह क्लैश रिपोर्ट की तरफ से जानकारी आ रही है। उधर अमेरिका के खिलाफ ईरान की नई युद्ध नीति का ऐलान। एक ईरानी नागरिक की मौत पर मरेगा एक अमेरिकी सैनिक। अमेरिकी सैनिकों की मौत से मिलेगा नागरिकों की हत्या का जवाब। खत्म अल अंबिया के कमांडर अब्दुल्लाही की वार्निंग। अमेरिकी सैनिकों के लिए नरक का टिकट तैयार, यह कहा ईरान ने।